हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद पंकज। काम की बातें तो जरूर होंगी, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें अक्सर ऐसा लगता है इन्वेस्टिंग के बारे में कि जो चीजें हम समझ नहीं पाते, उन्हें या तो समझने की कोशिश नहीं करते, या ऐसा फील करने लगते हैं कि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट इज अ गुड अप्रोच। सर्कल ऑफ कंपिटेंस बहुत जरूरी है समझना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब ये कि जितने नई चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे, शायद पॉसिबिलिटी है कि उनको यूज करने की कोशिश भी करेंगे, और दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, फिर रिमेंबर, हमने पिछले कुछ समय में ऐसी चीजों के बारे में बात जरूर की है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्या उनकी अप्रोच रहती है जब वो किसी भी स्टॉक को इवेल्युएट करते हैं, किसी भी पोर्टफोलियो डिसीजन को लेते हैं। तो आइए आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा, शायद हमने पारंपरिक फंड या क्वांटम म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी। आज हम एक दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पीजीआईएम इंडिया एक फंड है और उनका एक पीएमएस पीएमएस होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एक्चुअली उन इन्वेस्टर के लिए जो कि जिनका की नेटवर्थ थोड़ा ज्यादा है, और ऐसा समझा जाता है रेगुलेटर के हिसाब से या रेगुलेशन के हिसाब से कि वो थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो पीएमएस सर्विसेज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है म्यूचुअल फंड से, और इनके पोर्टफोलियो में कभी कभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग नाम नजर आते हैं। तो पीजीआईएम इंडिया का एक कोर इक्विटी पोर्टफोलियो है उनके पीएमएस का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने कुछ एक वीडियोस के बारे में बात की थी पहले, और कुछ एक कॉन्सेप्ट समझे थे। क्वांटम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, या फिर हमने बात की पहले बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जो पारंपरिक का अप्रोच है फंड का, और उसके बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल को लेके समझा था कि किस तरह से बिना किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, बिना किसी इंटरवेंशन के आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक को या तो फंड बेच रहा है या खरीद रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप जरूर देखें उसको। और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया कि ये पोर्टफोलियो जो है, इसमें कुछ एक कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो हमने सोचा कि आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब पीजीआईएम इंडिया जो पीएमएस है, उसका जो कोर इक्विटी पोर्टफोलियो है, उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी बेसिक कहना चाहिए कि जिन चीजों से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एयूएम बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल, अभी 200 करोड़ के आसपास का है, और इसका जो इंडेक्स जो फॉलो कर रहा है, वो जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन बोलता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 इयर्स। ये क्यों जरूरी है समझना? बिकॉज कई बार बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जब आप बहुत क्विकली उन्हें फ्लिप करते हैं, तो ये चांसेस ये है कि आप अपने ब्रोकर के लिए पैसा बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कमीशन आप ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, आप खुद तो पैसा नहीं बना रहे। तो इसलिए एक होल्डिंग पावर, मतलब कि आप किसी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा देर तक रुक पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पीजीआईएम इंडिया का जो कोर पोर्टफोलियो है, वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, ऐसा बोलते हैं, जो कि रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, या फिर कहना चाहिए कि जो फंड में जिस तरह की चीजें वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस तरह के स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनमें मैच करती हैं। हर एक फंड की अपनी फिलॉसफी होती है, हर एक फंड की एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है, और उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस समरी को देखिए कि अगर आप ये निफ्टी 50 जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है, टीआरआई, वो इंडेक्स के साथ कैसे ये काम कर रहा है पीजीआईएम इंडिया कोर इक्विटी पोर्टफोलियो। तो आप जो डार्क ब्लू कलर देख रहे हैं, डार्क ब्लू कलर में इस फंड का परफॉर्मेंस है, और लाइट ब्लू कलर में निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है। अभी ये देखिए, आप इस चीज में एक इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा कि थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे कि कई बार ये फंड आप अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, जैसे कि 3 महीने का पीरियड देखें आप, या 1 साल का पीरियड देखें, लेकिन 2 साल का देखेंगे, या फिर आप चार्ट में देखिए 6 महीने का देखेंगे, तो आपको लगेगा कि फंड आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है, लेकिन अब एक नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे उसमें आपको देखिए काफी डिफरेंस जो नजर आएगा। अभी आप इस चीज को देखिए कि ये इनका रिटर्न कैसा रहा है। तो अगर आप ये पिछले 5 साल का डाटा है, 2019 से लेकर 2023 तक का, आपको काफी कुछ
डिफरेंस दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 ये 7.66% रिटर्न है और निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 16.14 है, या फिर 2023 में ये बेटर किया है, 2% पॉइंट लगभग बेटर किया है। 2022 में बहुत अच्छा किया है, लगभग डबल रिटर्न दिया है। बिल्कुल पॉसिबल है, जब कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, कोई भी फंड हो, हमेशा कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करना पॉसिबल नहीं है। और एक लंबे समय में अगर आप देखते हैं 5 या 10 साल में अगर आपका CAGR अगर बेटर दे रहा है इंडेक्स से, तो आप सेटिस्फाइड रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बट सोचे कि हर एक टाइम फ्रेम में वो बीट करें इंडेक्स को या आप उसमें बेटर कर पाए, जरूरी नहीं है। अब ये चीज है कि इसमें फाइनेंशियल ईयर का भी रिटर्न जो दिखा रहा है, बट मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन है। अब आप ये देखिए कि क्वार्टरली रिटर्न्स में तो वेरिएशन और ज्यादा दिखेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब Q1 Q2 Q3 जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो वेरिएशन आपको नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है फंड की। इसके बारे में आप जितना, जैसे कोई टर्म है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सैंपल में, किसी भी डेटा में जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, मतलब मीन, मीडियन, मोड, उनके आजू बाजू कितना डिस्पर्शन है, स्टैंडर्ड डिविएशन उसकी एक मेजर होती है। बट उतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं, मतलब यह है कि कितना आप एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर या नीचे परफॉर्मेंस आ सकती है, तो उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से नापा जा सकता है। शार्प रेशो इज अ मेजर कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं और रिटर्न कितना बना रहे हैं। अगर आप 1 से ऊपर है तो अच्छा है, 1.65 इज अ वेरी गुड शार्प रेशो। बीटा कम है, बीटा मतलब कि अगर वॉलिटिलिटी मेजर की जाए तो कितना वेरिएशन होता है। तो ये सब बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन आप समझेंगे उन्हें तो बहुत अच्छा है। आप उनके बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें, इट्स ऑलवेज यूजफुल, इट्स ऑलवेज बेटर। अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट दिख रहा है, इसमें अब देखिए लार्ज कैप की कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय में। हमने बात भी की थी पिछले अपने वीडियो में। तो फिलहाल इसका अगस्त 24 का जो हम डेटा देख रहे हैं, ये डेटा लगभग 10, 12, 15 दिन बाद अवेलेबल हो जाता है महीने के एंड में। तो अगस्त का डेटा भी फिलहाल अवेलेबल है और अगस्त 24 का जो डेटा है वो बता रहा है कि लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है 50% से भी कम है, 44%, मिड कैप 28%, स्मॉल कैप 24%, ह्यूज 50% से ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप है। कुछ कैश भी है, हमेशा कैश कुछ रखता है इन फंड, क्योंकि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी अचानक से क्रिएट होती है तो उसमें कुछ डिप्लॉय करने के लिए ड्राई पाउडर कुछ रहना चाहिए, मतलब कुछ एम्यूनिशन रहना चाहिए। सेक्टरल एक्सपोजर, फाइनेंशियल इतना बड़ा डोमिनेंट सेक्टर है, बट अगर आप देखें कि फाइनेंशियल्स का जो वेटेज है निफ्टी में लगातार कम हो रहा है। और आप प्राइवेट बैंक स्पेशली देखें तो एक आपको वेरिएशन दिखेगा कि प्राइवेट बैंक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनका वेटेज गिरा, बट वो किसी और समय के लिए उस टॉपिक को छोड़ते हैं। और अगर आप यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखें कि जैसे जैसे इंडेक्स या मार्केट की परफॉर्मेंस चेंज होती है, फंड को भी उस हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। फंड को भी अपने उन चीजों को, मतलब अडेप्टेबिलिटी जो चीज है फंड मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होती है, और वो चीज आपको देखिए। बट वो अगेन एज आई सेड कि जो हमारी मुद्दे की बात है वो फिलहाल हम ये है कि इनके पोर्टफोलियो की कंपनीज को देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये इनका पोर्टफोलियो है, इसमें 15 कंपनी है टॉप 15 होल्डिंग्स में। ये जो नाम आ रहे हैं इसमें आप एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करेंगे कि इसमें काफी सारे बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है, बड़े अजीब से नाम है। अजीब मतलब कंपनी अजीब नहीं, बट जनरली उतनी नोन नहीं हुई। और ये लिस्ट हमने दी जैसे 15 कंपनी। ऑफ कोर्स आईटीसी एवरीबॉडी नोज अबाउट, हीरो मोटोकॉर्प किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा। लेकिन अगर आप और बहुत सी कंपनी, जैसे हमने 6-7 कंपनी का लिस्ट दिया है, स्पेशली एफडीसी लिमिटेड या वर्धमान टेक्सटाइल, ये कंपनी क्या है, बहुत सारे लोगों को उतनी ज्यादा नहीं पता होगी या उतनी इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम उन कंपनीज के ऊपर फोकस करेंगे जो कि रिलेटिवली उतनी नोन नहीं है। अगेन इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड वी विल सी, वी आर नॉट recommending these companies, or we are analyzing them to understand like why the fund would have got in and what could be the driving force, what could be the reasons. And that is something which is very important, that whenever the opportunity is created, whenever you think that the price is at a level जहां पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, तो वो सब चीजें के लिए बहुत जरूरी है किसी भी चीज को समझना। और हमेशा कहा है कि भाई आप जितनी ज्यादा कंपनीज को समझेंगे उतने बेटर आपकी हिट रेट होगी। तो ये जो दो कंपनीज है हमने क्यों चुनी, वर्धमान और एफडीसी लिमिटेड, उसके बारे में भी बात करते हैं भाई। तो इन दो कंपनीज में आप देखें कि वर्धमान टेक्सटाइल जो है
और एफडीसी लिमिटेड है। हम पहली बात तो ऐसी कंपनियां चुनना चाहते हैं जो हमने कहा कि जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं, ज्यादा नोन नहीं है, ज्यादा उतनी डिस्कस नहीं होती, बट स्टिल दीज आर द कंपनीज विच आर लीडर्स इन देयर ओन स्पेस, इन देयर ओन वे। एंड इन दोनों कंपनीज के साथ वो चीज थी कि वर्धमान मतलब ऑलमोस्ट टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो बहुत जाना माना नाम है। सिमिलरली फार्मा और कंज्यूमर का जो स्पेस है, मतलब जिसमें ऐसी कंपनी जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सामान बेचती हैं और फार्मा प्रोडक्ट भी हैं, उनमें एफटीसी लिमिटेड इज अ वेरी ओल्ड, वेरी रीजनेबल एंड वेरी, आई वुड से, मतलब एफटीसी लिमिटेड का नाम नहीं सुना कर, जैसा हमने कहा कि प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉल है, जिफी है, ये सब प्रोडक्ट जनरली लोगों ने सुने हुए होते हैं या यूज किए होते हैं। अब आप वर्धमान के बारे में, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, 75 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है और बहुत पुरानी कंपनी, बहुत पुराना ग्रुप है और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल फैमिलीज में इनका नाम शुमार होता है। और आई वुड से दैट आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जो ग्रुप की स्टैंडिंग थी उसमें थोड़ी कमी आई है, बिकॉज बाकी लोग और ग्रुप की हैं, लेकिन स्टिल इट्स अ लार्ज ग्रुप, इट्स अ बिग ग्रुप फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। फिर अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक प्राइस ने लगभग 20-21% का रिटर्न दिया है। और ये जो चीज है, पिछले 5 साल के रिटर्न को अगर आप देखें तो लगभग 160% है। ओल्ड इकोनॉमी कंपनी है, 160% रिटर्न ऐसी कंपनी के लिए वेरी डिसेंट रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। और ये ऑल टाइम रिटर्न है, मतलब ऑल टाइम अगर आप पिछले लगभग 22-23 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, जुलाई 2002 से ये चार्ट है, मतलब लगभग 22 साल से ज्यादा, तो लगभग 43x रिटर्न है, मतलब पैसा 43 गुना हो गया। ग्रेट रिटर्न, फिनोमिनल रिटर्न। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी। ये चार्ट शुरुआत के लगभग 10 सालों में इस तरह से है, हार्ट शेप्ड, मतलब कुछ ज्यादा खास किया नहीं, कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं बना 2002 से लेके लगभग 2010-11 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर भी वेरिएशंस हैं, फिर भी उतार चढ़ाव है। क्या पता लग रहा है? शायद अगर आपको गैस लेने के लिए बोला जाए तो सिक्लिकलिटी पता चल रही है। सिक्लिकलिटी मतलब ये स्टॉक्स जो होते हैं जो कि सिक्लिकल होते हैं, मतलब उनकी अर्निंग्स और उनका जो इन्वेस्टमेंट, या कहना चाहिए कि जो इन्वेस्टर लोगों की इंटरेस्ट है उनमें, वो सब सिक्लिकल होती है और बदलती रहती है, ऊपर उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वो स्टॉक प्राइस में बहुत क्लियरली दिख रहा है। अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में इसको देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में पिछले साल भर में अंडर परफॉर्म किया है, 22% रिटर्न है और निफ्टी का रिटर्न लगभग 30% के आसपास। पिछले 5 साल में बेटर है, निफ्टी इसको आउट परफॉर्म कर रहा है। एक साल में अंडर परफॉर्म किया लेकिन 5 साल में आउट परफॉर्म किया। उसके बाद अगर आप देखें कि पूरा ऑल टाइम स्टिल बेटर, ऑलमोस्ट 23x निफ्टी के कंपैरिजन में लगभग 43x, विच इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर थिंग्स। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं फिलहाल, ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस तरह से अर्निंग्स और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पी वैल्यूएशन जो है, उसमें बदलाव आया है। तो अर्निंग्स आप देखिए कितनी वॉलेटाइल है, कितनी सिक्लिकल है, पिछले 5 साल की हैं, इस तरह से चार्ट है। और अगर आप देखें कि वो अर्निंग्स में जो उतार चढ़ाव है, प्राइस टू अर्निंग्स को बड़ा वॉलेटाइल बना देता है, और प्राइस टू अर्निंग्स फिलहाल जो आज आपको दिख रहा है वो ऑन द हायर साइड है, मतलब हिस्टोरिकल एवरेजेस के हिसाब से ये कंपनी महंगी। और ये 5 साल का पिछला ग्राफ आप जो देख रहे हैं, और अगर आप इस चीज को पूरा पिछले लगभग 20 सालों का चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सिक्लिकलिटी है, मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव। और ये जो इंटरेस्टिंग बात है इस सेक्टर की, कोई भी कंपनी इस सेक्टर में हो, टेक्सटाइल सेक्टर में, वो उतार चढ़ाव का सामना उसे करना पड़ेगा, सिक्लिकलिटी है इस सेक्टर में। और ये आपको देख रहे हैं जैसे अर्निंग्स का जो ब्लू कलर के जो बार है वो आपको बता रहे हैं कि अर्निंग्स किस तरह से ग्रो कर रही है, जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपको बता रही है कि प्राइस टू अर्निंग्स कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए प्राइस टू अर्निंग्स में कितनी वॉलेटिलिटी है, बिकॉज अर्निंग्स में बहुत वॉलेटिलिटी है। अचानक से अर्निंग ड्रॉप हो गए और स्टॉक उतना नहीं गिरा तो प्राइस टू अर्निंग ज्यादा देखने लगे, थोड़ा लैग हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव आने में टाइम लगता है किसी भी चीज में। तो ये जो चीज है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी कि भाई प्राइस टू अर्निंग, हम आपको याद हो हम वीडियो भी बनाए थे कि प्राइस टू अर्निंग्स कैसे इंपैक्ट होता है, और
अर्निंग्स ग्रोथ कैसे इंपैक्ट करती है, और ये दोनों चीजें मिलकर किस तरह से स्टॉक प्राइस को इंपैक्ट करती हैं। अब आगे देखिए, इसमें एक और चीज आप देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की 10 साल की सिर्फ 4%। ऊपर वाला चार्ट बात करूं, पहला कॉलम 4% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में कुछ भी नहीं है, -1%। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस इन दैट सेंस, बिकॉज 10 साल में सिर्फ सेल्स 4% CAGR से बढ़ी, मतलब डबल भी नहीं हुई अभी। और आप देखिए कि पिछले 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ तो है ही नहीं, कुछ नेगेटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR फिर भी अच्छा खासा है, और अगर आप ROE देखेंगे तो भी वो बहुत ग्रेट नहीं है, 10-12% की ROE है। और इस सेक्टर में अगर आप इसको देखें तो इसका वैल्यूएशन अभी भी काफी रीजनेबल, 18-20 का वैल्यूएशन है। कुछ एक कंपनीज जैसे अब दिख रहा है ट्राइडेंट, अरविंद लिमिटेड, इनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, चीप है, इनएक्सपेंसिव है, बट अपने हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से फिर भी महंगी है। तो कुछ एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पता चली हमें वर्धमान के बारे में। क्या पता चला कि पी जो है आज फिलहाल एवरेज से ज्यादा है, अर्निंग्स है पीक्ड आउट इन द सेंस कि जब सेक्टर में आपने देखा कि किस तरह से अर्निंग्स ऊपर नीचे होती हैं, तो अभी जो उतार चढ़ाव में से जो चढ़ाव का टाइम था वो लगभग निकल चुका है। लोअर मल्टीपल है वर्सेस पीयर ग्रुप, मतलब जो आसपास की जो कंपनी हो सेक्टर की, और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक की तरह से लोग देखते हैं तो 18-20 का मल्टीपल भी अगर आप देखें आज के मार्केट में। हमने एक पिछले बार वीडियो बनाया था, इसमें देखा था कि इमर्जिंग कंपनी, मतलब जिस कंपनी में मैक्सिमम 297 कंपनीज का डाटा सेट था और सबसे बड़ी कंपनी 5,000-6,000 करोड़ की थी मार्केट कैप में, वहां पे 107 का मल्टीपल था, 107। पिछले इमर्ज NSE इमर्ज का जो वीडियो हमने बनाया था उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप आज यहां पे देखेंगे इस कंपनी में 18-20 का मल्टीपल है, भाई इतना स्टेबल बिजनेस है यार, कोई ज्यादा नहीं। बट अगेन इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द मार्केट इज बिहेविंग, हाउ द इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग। और अब आप देखिए कि इस पूरे चीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज मिली। अब हम FDC का जो बारे में बात करेंगे, लेकिन वर्तमान के बारे में एक लास्ट चीज मैं आपको कहूंगा कि this is a company which is a very stable, very steady company. It has done well in like last 20-25 years, but again it's not a stock where you would expect that it will be double in 6 months. And why that is important, because this is the time when a lot of stocks are experiencing that. We are not taking a call on what will happen next 6 months about the market and about the stocks in general, but I'm just saying कि कुछ एक old economy stocks के बारे में, कुछ एक जो सेक्टर ठंडे समझे जाते हैं, टेक्सटाइल इज अ ठंडा सेक्टर, इज अ कोल्ड सेक्टर, बट स्टिल द कंपनी हैज नॉट डन बैडली इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस या रिटर्न जो दिए, एटलीस्ट कंपेरेबल तो है ही कम से कम। अब FDC के बारे में बात करते हैं। बड़े नोन ब्रांड्स, बड़े अच्छे ब्रांड आपने सुने होंगे। इलेक्ट्रॉल तो पहले पाउडर के फॉर्म में आता था, ये एज अ आप इसको लिक्विड की तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक ORS, मतलब जिस टाइम पे नमक की कमी या फिर जो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं तो बड़ा इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है ORS। और वो ORS जो है वो इलेक्ट्रॉल के फॉर्म में लोग बहुत यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड नोन ब्रांड इलेक्ट्रॉल। जिफी है, बहुत सारे और भी ब्रांड, तो ये फार्मा भी है, और जो खाने पीने की चीजें यूज होती हैं वो भी आप इस बिजनेस में देख सकते हैं। ये इस स्टॉक का प्राइस चार्ट है, और ये पिछले एक साल में 50% से ऊपर है, 1.5 गुना हो गया स्टॉक। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट निफ्टी वुड हैव डन। 5 साल का परफॉर्मेंस 226%, वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप देख रहे हैं कि 50% है तो लगभग 225% इन लास्ट 5 इयर्स। CAGR थोड़ी कम होगी ऑफ कोर्स, लेकिन 50% अगर एक साल में है तो 5 साल में 225% इज नॉट अ बैड डील। इट्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन दैट सेंस। और पिछले लगभग आप अगर 25 साल देखेंगे, ये चार्ट 1 जनवरी 1999 से है, मतलब पिछले 25 साल से कुछ ज्यादा समय, और इसमें ये जो स्टॉक है वो स्टॉक लगभग 72x हो गया। मतलब अगर आपने ₹1 लगाया तो आप आज ₹72 ले सकते हैं। इमेजिन, मतलब इट्स a lot of these stocks when we discuss it seems like what a great opportunity we have missed. But people say this, that there are two very important things to remember in market, and I do agree that हमेशा रियर व्यू मिरर देख के आप आगे के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं फैसला कर सकते। आगे समय इससे अच्छा आएगा, इससे खराब आएगा, nobody knows. And secondly, if you are looking at the macro factors,
it's very likely that the way India is behaving, the way India is performing, nobody knows about next 1 month or next 2 months or next 6 months, but on a 10-year, 15-year time horizon, if we don't do too many mistakes, if we don't do blunders as a country and as a market, we should do well. तो उस बात को अगर ध्यान में रखें तो ये 72x परफॉर्मेंस पिछले 25 साल में इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बट मे बी नेक्स्ट 25 years what will happen, who knows. सो इन्वेस्टमेंट में जैसा हमेशा होता है ना कि आपको टाइम देना पड़ता है मैच्योर होने के लिए इन्वेस्टमेंट, और जितना आप टाइम देंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उतना ज्यादा चांस है कि आप बेटर कर पाएंगे. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर आप देखें कि निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, तो एफटीसी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया. जैसा हमने देखा पिछले साल भर में जो रिटर्न है 50% से ज्यादा है निफ्टी के 30% के कंपैरिजन में, विच इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. लास्ट 1 year परफॉर्मेंस सिमिलरली अगर आप देखें पिछले 5 साल में तो ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस 124% के कंपैरिजन में 225%, और ऑल टाइम परफॉर्मेंस पिछले लगभग 22-23 सालों का. तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने भी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा बनाया. 25x के कंपैरिजन में 63x, लगभग 2.5 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता उस समय में जब निफ्टी में इन्वेस्ट किया तो 25 रुपए हो गए, आज इसके 63 रुपीज हो गए, विच इज अ गुड परफॉर्मेंस. नाउ दिस कंपनी इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आज आप इसके प्राइस टू अर्निंग को देखें तो आप एक तो चीज बहुत क्लियर है कि आज की डेट में आपको ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई पी वाले स्टॉक्स बहुत मिल जाएंगे, ढेरों मिलेंगे मार्केट में. मार्केट है ही ऐसा. जब खुद निफ्टी इंडेक्स जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है किसको, स्मॉलर या मिड कैप वाले इंडेक्सेस को, उसके बावजूद भी निफ्टी और सेंसेक्स आज जिस लेवल पे है वो उनके हिस्टोरिकल एवरेज कंपैरिजन में कहीं कहीं ज्यादा मल्टीपल है. 25, 26, 27 डिपेंडिंग ऑन आप हाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप उसको. लेकिन वो चीज को अगर एक बार साइड में भी रखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएंगी जहां पे आपको ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन मिलेंगे, ऑल टाइम हाई आपको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो दिखेगा. लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स most of these companies we discuss, we find that the multiples are at all time high. The same case applicable FTC also, but earnings have also grown. लेकिन एक डिस्टर्बिंग चीज जो आपको दिख रही है पिछले 5 साल का चार्ट है कि अर्निंग्स जो है वो एक साइन कर्व जैसा चल रहा है. मतलब अचानक से इधर ज्यादा है, फिर कम हो गई बीच में 2022 के आसपास, और फिर आप देख रहे हैं कि अचानक से बढ़ी है. तो अभी सेम लेवल पर पहुंच रही है, लेकिन मल्टीपल जो है, मल्टीपल जो पिछले आप चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें जो 2020 से लेके 2021 तक की जो मल्टीपल आपको अर्निंग्स दिख रही है वो काफी बड़े बड़े चार्ट दिख रहे हैं, बड़े बड़े बार दिख रहे हैं ब्लू कलर के. उसके कंपैरिजन में आज वो बराबर पहुंचे, लेकिन जो नीला कलर का, ब्लू कलर का जो लाइन है वो मल्टीपल दिखा रहा है, वो पहले कम हुआ करता था, बढ़ गया. तो ऑल टाइम हाई मल्टीपल्स पे आज एफटीसी भी चल रहा है. अगर आप इस चीज को और देखें ध्यान से, ये ऑल टाइम हाई तो है लगभग, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आप इस मल्टीपल को देखें या आप इस अर्निंग्स को देखें तो काफी रीजनेबली रोबस्ट या रीजनेबली सेक्युलर ग्रोथ आप देख सकते हैं इस अर्निंग्स में, एक्सेप्ट फॉर दैट ब्रीफ पीरियड विच हैपेंड अराउंड 2022 जहां पे अर्निंग्स का डिक्लाइन आया और अर्निंग्स का इंपैक्ट आया. बट ओवरऑल दिस कंपनी हैज बीन फेयरली स्टेबल इन दैट, एंड दैट्स अ गुड थिंग. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर एनी कंपनी, कंसिस्टेंटली ग्रो करना. तो नॉट सेइंग दैट 2022 में जो ग्रोथ कम हुई या नेगेटिव हो गई या अर्निंग्स गिर गए वो कोई अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक दैट बहुत लंबा होराइजन देखें 20 साल का तो आपको दिखेगा कि यार छोटा मोटा ऊपर नीचे तो चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ कभी, मतलब अर्निंग्स में ऐसा नहीं हुआ कभी अर्निंग्स नेगेटिव हो गए इन एब्सोल्यूट टर्म्स. ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, बट अर्निंग्स कभी नेगेटिव नहीं हुए, और वो एक बहुत बड़ा है. और मल्टीपल जो भी है काफी हायर है, बट ओवरऑल उसके हिसाब से भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो मल्टीपल जो 30-35 के मल्टीपल है वो आजकल, मतलब ढेरों कंपनी, हमने बोला ना कि इमर्ज प्लेटफॉर्म पे जो कंपनी है वो 107 का एवरेज मल्टीपल लेके चल रही है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की इन्वेस्टर साइकी और किस तरह का मार्केट बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है. अब आप इस कंपनी में देखें कि जैसा हमने देखा था कि सेल्स ग्रोथ वर्तमान में 4%, प्रॉफिट ग्रोथ -1%, एंड स्टॉक प्राइस CAGR वाज स्टिल 19%. यहां पे वो चीज देखेंगे आप 10 साल में, यू विल फाइंड दिस कंपनी टू बी मच बेटर इन दैट सेंस. 9% sales CAGR, 9% PAT CAGR, but stock price CAGR is 15%. मतलब आप देखिए
मैं सिर्फ 10 साल के नंबर को देख रहा हूं और दोबारा वापस जा रहा हूं उस थ्योरी पे कि किस तरह से अर्निंग्स की एक्सपेंशन और किस तरह से पी मल्टीपल की एक्सपेंशन स्टॉक प्राइस को ग्रोथ देती है। 9%, 9% ईपीएस ग्रोथ, प्रॉफिट 9%, एंड देन 15% का स्टॉक प्राइस एरिया, तो लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस ग्रोथ से आ रहा है और 40% मल्टीपल से आ रहा है। वेरी रीजनेबल, वेरी बैलेंस काइंड ऑफ प्रोफाइल इन दैट सेंस। रिटर्न ऑन इक्विटी 12-13-14%, नॉट ग्रेट बट नॉट पैथेटिक एंड वेरी कंसिस्टेंट ऑल्सो। लाइक लास्ट 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल देखिए तो 14, 13, 12, इट इज अ वेरी रीजनेबल नंबर इन दैट सेंस। अब आप मल्टीपल देखिए, मल्टीपल भी काफी रीजनेबल है। मतलब अगर आप इन सब कंपनीज को यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर किसी कंपनी का मल्टीपल आपको दिख रहा है कि भाई 20-25 के आसपास, फार्मा के मल्टीपल जनरली उतने एक्सपेंडेड या उतने ब्लोटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिस कंपनी इज आल्सो ट्रेडिंग एट लेस देन 30, व्हिच इज अ डिसेंट, व्हिच इज एन ओके मल्टीपल। अब एक और चीज जो आप देखिए, इसमें क्या पता चला आपको कि इसके सबके बावजूद भी पी जो है वो आज टॉप एंड हिस्टोरिकल एवरेजेस के हिसाब से है। मतलब जो हिस्ट्री में देखने को मिलता था 15-20 के आसपास से आज 30 का पी है, जो हिस्टोरिकल रेंज 20 साल की है उसमें काफी ऊपर स्टैंड करेगा, काफी ऊपर आएगा। अर्निंग्स ग्रोथ जो है थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो गई थी बीच में, 20 साल के फेज में आप फिर भी कह सकते हैं ठीक है, बट वो शुरुआत में जो 2022 के आसपास की जो चीज है वो काफी डिफिकल्ट डाइजेस्ट है और काफी डिस्टर्बिंग। एवरेज मल्टीपल जो है पीयर्स के उनके हिसाब से ठीक ठीक है, बीच में है। मतलब कुछ 18-20 पे भी कंपनी है तो कुछ 40 के आसपास भी है, तो 30 का मल्टीपल इज अ वेरी रीजनेबल। Pharma plus consumer is a very good business in that sense, and a lot of companies think that that's something which is a good edge and reputed brand like Electrol, Zippy, सब काफी reputed brands। तो हमने इस पूरे चीज में दो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरे हिसाब से है। पहली बात तो ये कि आपने दो कंपनीज ऐसी आइडेंटिफाई करी जो कि शायद आप बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते थे या बहुत आपने नहीं सुनी थी। उसका थोड़ा डीप डाउन रिसर्च किया तो पता चला कि यार फार्मा की बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, टेक्सटाइल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, सिक्लिकलिटी पता चली सेक्टर की, तो काफी आपको सीखने को मिला। और ये जो चीज है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं तो उसको ट्रैक करते हैं। अब कभी आपने समझिए ये वीडियो देखा है तो आप जब कभी भी वर्धमान या एफडीसी के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ देखेंगे या कुछ कहीं कुछ होगा तो आप जरूर नोटिस करेंगे उसको। वो एक न्यूरॉन्स के करेक्शन जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं लाइफ टाइम। मतलब एफडीसी और वर्धमान जो इस वीडियो देखने से पहले आपने शायद इग्नोर किए होंगे, वो आज आप देखेंगे, अरे देखे तो क्या हो रहा है कंपनी, विच इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू मे नॉट इन्वेस्ट, यू मे नॉट look at those companies as an investment option, but you can use them for your own theory, या आप रिसर्च कुछ कर रहे हैं या किसी कंपेरेबल को देख रहे हैं किसी और कंपनी के लिए, 50 तरीके से वो चीजें यूज हो सकती हैं। तो मैसेज क्या है? इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो होती है काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। रिटेल इन्वेस्टर उनसे चीजें ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपको रिसर्च खुद ही करनी है, आपको समझना खुद ही। आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, आप पीजीआईएम को जाके नहीं बोल सकते भाई आप जब तक एचएनआई नहीं है, जब आप इन्वेस्ट नहीं करते, उसका भी आपका एक प्रोटोकॉल रहेगा ना कि आप कितना बैंडविड्थ ले सकते हैं, कितना उनका सर खा सकते हैं, कितना उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट आपके पास अगर आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो आप डायरेक्टली उनको फोन करने के बाद मेरे को बताओ भाई आप क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? कांट डू दैट। बट इफ यू डू योर ओन रिसर्च, लाइक फॉर एग्जांपल द फ्रेमवर्क वी लुक एट, भाई सिंपल था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज हमारा जो मैसेज ये था कि भाई हम इनके बारे में थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस तरह से कि वो समझने के लिए भी आसानी हो। भाई स्टॉक प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया 1 साल, 5 साल या और लंबे होराइजन में, निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा किया है, अर्निंग्स कैसे दिख रहे हैं, पी कैसा दिख रहा है, और ईपीएस कैसा दिख रहा है, वो सब चीजें हमने देखी। और उसके बाद हमने ये देखा कि भाई किस तरह से पिछले 10 साल में क्या किया है स्टॉक प्राइस ने या पैट ने या फिर रेवेन्यू ने, फिर पीएस के कंपैरिजन कैसा दिखा। बहुत सिंपल सिंपल बेसिक चीजें देखी, क्या तो कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ पता लगा उसके बारे में। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या एक मॉडस ऑपरेंडी हो सकती है और क्या वो कर सकते हैं? अनयूजुअल चॉइसेस जो है किसी पोर्टफोलियो की, उनको आइडेंटिफाई करिए, देखिए भाई क्या हो रहा है। तो 2 या 3 नाम आप, जैसे हमने देखा ना कि भाई 15 कंपनी के नाम थे, कुछ एक कंपनी वाला आईटीसी वाईटीसी हीरो मोटो को ज्यादातर लोगों को पता है, राइट? हमने एक वीडियो बनाया था आईटीसी के ऊपर, अभी हमने एक और कंपनी भी डिस्कस की है, तो ऐसा नहीं कि उनके बारे में कुछ सीखने को नहीं, बट कहना चाहिए कोई नई कंपनी है तो देखते हैं भाई क्यों हो रहा है यार, किसी जो पोर्टफोलियो में है भाई क्यों
नजर आ रही है, क्या कारण क्या है इसका, वो जाने, अपना खुद का रिसर्च करिए। और जो स्टॉक और इंस्टीट्यूशंस जो है उनको फॉलो करके आप देखेंगे कुछ एक महीने में पता लगा सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। अगर आप जैसे हमने देखा ना, ये अगस्त में हमने ट्रैक किया, सितंबर में देखें, अक्टूबर में देखें क्या चेंज हो रहा है, कितना अब 15 कंपनी का आपको होल्डिंग दिया हुआ है उसमें, राइट? वो चार्ट में था 15 कंपनी की होल्डिंग क्या है रिलेटिव, किस स्टॉक को बेच रहे हैं, किसको खरीद रहे हैं, कहाँ होल्डिंग कम हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, इंटरवेंशन मतलब बेचने खरीदने से हो रही है या मार्केट प्राइस मूवमेंट की वजह से हो रही है। आपको अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री का एग्जांपल याद हो, पीपीएफएस का, कुछ नहीं किया इंटरवेंशन, कुछ नहीं किया स्टॉक में, फंड ने कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं खरीदा ज्यादा, लेकिन होल्डिंग बड़ी तेजी से बदल रही है हर महीने, क्योंकि प्राइस बदल रहा है और फंड का साइज बदल रहा है, बाकी स्टॉक का परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है। तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए, उनको देखिए कि आप क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आएंगी, बहुत यूजफुल रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगेन, इट्स नॉट अ बाय और सेल एडवाइस। डू योर ओन रिसर्च, लर्न मोर, invest better. Learn more, invest better is the basic philosophy and basic thesis we work with. Thank you so much. Keep learning, keep investing.